हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आज दोस्तों हम अपनी 11th की हॉर्नबिल की बुक की पहली पोयम पढ़ेंगे। इस पोयम का नाम है अ फोटोग्राफ और इस पोयम को लिखा है शर्ली टोल्सन ने। चलिए बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारी पोएट के बारे में। उसके बाद हम लोग पोयम के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली एट द एंड हम लोग पोयम की लाइंस का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएट के बारे में कुछ बात करने से। ये पोयम लिखी है शर्ली टोल्सन ने और ये इनकी एक पिक्चर है। ये बॉर्न हुई थी 20 मई 1924 को इंग्लैंड में और बचपन से ही यानी चाइल्डहुड से ही इन्हें काफी ज्यादा पैशन था राइटिंग का और ये पैशन इन्हें मिला अपने फादर से क्योंकि वो भी लिखा करते थे। इसके बाद शर्ली टोल्सन को एक हाईली रिगार्डेड एंड एन इनोवेटिव पोएट माना जाता है। She made a breakthrough with her account of the lives, countryside and the people involved in bringing livestock. यानी कि इनकी पोएट्री में ज्यादातर कंट्री साइड और जो अकाउंट होता है लोगों की लाइफ के बारे में उसके बारे में बात होती है। इसके बाद बात करते हैं पोयम के इंट्रोडक्शन की। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो हमें पोयम को समझने में ज्यादा आसान करेगा। सबसे पहला तो ये जो पोयम है वो ब्लैंक वर्सेस में लिखी गई है। इसके बाद इसकी जो टोन है वो काफी ज्यादा सैड है क्योंकि इसमें डॉटर अपनी मदर को याद कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, इसकी जो थीम है वो चेंज से रिलेटेड है और जो चेंज है वो हमें बता रहा है द पासिंग ऑफ टाइम, कि जो टाइम है उसके साथ साथ जो ह्यूमन लाइफ है वो चेंज होती रहती है। और यहाँ पर पोएट ने ह्यूमन लाइफ को नेचर से कंपेयर किया है। एक तरफ जो ह्यूमन लाइफ है वो चेंज होती रहती है, वही दूसरी तरफ जो नेचर है वो आज से 30 इयर्स पहले भी वैसा ही था और आज भी वो वैसा ही है। लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो मदर है वो इसमें बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करती है क्योंकि वो अपने पास्ट ईयर्स को यानी जो ईयर्स उसके बायगॉन यानी जो चले गए हैं उन ईयर्स को याद करके काफी ज्यादा सैड होती है। इसके बाद बात करते हैं पोयम के टाइटल के बारे में, अ फोटोग्राफ। दोस्तों आपको इस टाइटल से क्या समझ आता है? सबसे पहले तो ये रिमाइंड करता है पोएट को अपनी मदर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो ये होगा कि इस फोटोग्राफ जैसे एक पिक्चर एक सर्टेन मूवमेंट कैप्चर कर लेती है, ऐसे ही जो यहाँ पर जिस फोटोग्राफ की बात हो रही है उसने पोएट की मदर के चाइल्डहुड का एक मूवमेंट कैप्चर किया हुआ है। इसमें द पर्सन माइट चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम बट द मेमोरीज अटैच विद द फोटोग्राफ्स आर इंटरनल, यानी कि टाइम के साथ साथ जो पर्सन है वो चेंज हो जाता है बट उस फोटोग्राफ में वो मेमोरी हमेशा के लिए कैप्चर हो जाती है और वो मूवमेंट हमेशा वैसा ही रहता है उस फोटोग्राफ में। इसके बाद द मूवमेंट कैप्चर इन द फोटोग्राफ स्टिल गिव्स हैप्पीनेस, और जब भी हम उस फोटोग्राफ को देखते हैं तो हमें वो मूवमेंट याद आता है और वो हमें एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी हम उस फोटोग्राफ को यूज कर सकते हैं। तो ये टाइटल इस पोयम के साथ बिल्कुल एप्रोप्रिएट है क्योंकि एक फोटोग्राफ हमें एक तरफ सैडनेस और हैप्पीनेस दोनों प्रोवाइड करती है। सैडनेस इसलिए क्योंकि हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और हैप्पीनेस इसलिए कि हमें वो पुराने दिन वापस से याद आ जाते हैं। चलिए अब पोयम शुरू करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में। इसमें सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब होता है थिक स्टिफ फोटो पेपर। बेसिकली अगर हम इसे हिंदी लैंग्वेज में बोले तो गत्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है तैरना। नेक्स्ट वर्ड होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब पकड़ना। चलिए
अब इन वर्ड्स को याद रखते हुए पोएम्स की लाइन को पढ़ते हैं। एक एक करके मैं ये लाइंस पढ़ती रहती हूँ और उनका मीनिंग आपको कन्वे करूंगी। फर्स्ट लाइन है हमारी, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। यहाँ पर कार्डबोर्ड रेफर किया गया है थिक स्टिफ फोटो पेपर को, जो प्री फोटोग्राफ एरा में प्रिंटिंग और मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। When the two girl cousins went paddling, poet then shares with us the story behind the picture she is holding in her hand. और हमें उस टाइम के बारे में बता रही है जब उसकी मदर बीच हॉलिडे में गई थी अपनी दो कजन्स के साथ। Each one holding one of my mother's hand. और जो दोनों कजन्स थी उन्होंने पोएट की मदर के हैंड्स पकड़े हुए थे। And she the big girl, some 12 years or so. और यहाँ पर पोएट हमें अपनी मदर की एज बता रही है कि जो तीनों कजन्स थी उसमें पोएट की मदर सबसे बड़ी थी और वो 12 इयर्स ओल्ड थी, यानी सबसे जो एल्डेस्ट थी इन तीनों में वो पोएट की मदर थी। यहाँ पर जो पोएट हमें मदर की एज बता रही है वो उसने ऐसे ही नहीं बता दी, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुली पिकअप करके इन वर्ड्स को लिखा गया है जो हमें आगे लाइंस में कन्वे होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइंस की। इसमें हमारे पास है पहले, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है थ्रू देयर हेयर, ये यहाँ पर डिनोट करता है जो तीनों गर्ल्स है, जो तीनों कजन्स है, वो इतनी ज्यादा वाइड स्माइल कर रही है, अ स्माइल सो ब्रॉडली स्प्रेड अक्रॉस देयर फेस, कि इतनी लंबी और इतनी खुश वाली वो स्माइल है कि उनके जो हेयर है उस तक वो स्माइल जा रही है। नेक्स्ट लाइन है, एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस। जो उनके अंकल है वो उनकी एक फोटोग्राफ को कैप्चर कर रहे हैं और किस तरह से जो अंकल है उसने मदर को स्पेस एंड टाइम के थ्रू उस पिक्चर में कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर ये जो वर्ड है अ स्वीट फेस, इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि उसने अपनी मदर के फेस के स्वीटनेस को डिस्क्राइब किया है और ये जो इमोशंस है ये हमारी पोएट ने रीडर्स को काफी ब्यूटीफुली कन्वे किया है। Poet likes to think of her mother from the time when she herself had not come into her life. यानी कि पोएट उस टाइम की बात कर रहा है इस फोटोग्राफ में जब पोएट खुद इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे मदर 12 ईयर ओल्ड थी। नेक्स्ट लाइन पढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ और डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में। इसमें सबसे पहले है हमारे पास अपेयर, यानी प्रकट होना। नेक्स्ट है टेरेबल, यानी कि वेरी बैडली, बहुत बुरा। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट, इसका मतलब है टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड। चलिए अब इन वर्ड्स को याद रखते हुए पोएम को पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें बात हो रही है माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। ये जो वर्ड्स है बिफोर आई वॉज बोर्न, इसके थ्रू पोएट ने एक डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है अपने और अपनी मदर के बीच में। नेक्स्ट लाइन है, एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। पोएट इससे पहली वाली लाइंस में जिस तरह से मदर के यूथफुल फेस के बारे में बात कर रही थी उससे अब वो शिफ्ट होकर सी के बारे में बात कर रही है और हमें बता रही है कि जो सी है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। थस the sea here symbolize eternity against the infinite of human lives. एक तरफ सी है जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है टाइम के साथ और वही दूसरी तरफ पोएट की मदर है जो अब चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, वॉश देयर टेरेबल ट्रांजिएंट फीट। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जिनके मीनिंग आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है, वो है टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पर जो सी है उसने तीनों सिस्टर्स के पैर को वॉश कर दिया है और उसके लिए पोएट ने वर्ड्स यूज करे हैं टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। और यहाँ पर पोएट रेफर कर रहा है टू द एवर चेंजिंग इम्प्रिंट्स ऑफ द फीट लेफ्ट ऑन द सी सैंड्स, क्योंकि जो सी है
वो never appears to change, but at the same time human life changes and it is short lived। इस फेज में जो फीट यूज हुए हैं वर्ड, वो यूज हुए हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। वही ट्रांजिएंट का मतलब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था शॉर्ट लिविंग। तो अगर हम इन सारे वर्ड्स का मीनिंग एक लाइन में बोले तो वो ये होगा कि जो ह्यूमन लाइफ है वो परमानेंट नहीं है, और वही दूसरी तरफ जो सी है वो आज भी वही है, कल भी वही होगा और परसों भी उसी जगह पर होगा। तो दोस्तों स्टैंजा 1 अब हमारा यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिला। सबसे पहले हमने बात करी द आइडिया ऑफ फ्रेजिलिटी, क्योंकि पोएट ने इस पोयम में काफी ज्यादा रॉ इमोशंस को शो किया है। इसके बाद हम लोगों ने ह्यूमंस से नेचर के बारे में एक कंपैरिजन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो ह्यूमंस की लाइफ है वो चेंजिंग है, आज कुछ और है, कल हम होंगे या नहीं होंगे। वही दूसरी तरफ जो नेचर है वो परमानेंट है, ह्यूमंस टेम्पररी है और नेचर परमानेंट है। एंड फाइनली ये पोयम हमारी हॉर्नबिल की बुक से है, तो मुझे उम्मीद है कि आप घर जाके इसके स्टैंजा 1 की लाइंस को दोबारा एक बार जरूर पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की लाइंस की, यानी कि लाइन नंबर 10 to 19 के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।